सभी को नमस्कार। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वो है भारतीय काल गणना। हम लोग देखते हैं या जिस गणना का उपयोग करते हैं उसमें हिंदी तिथियां, माह वगैरह का उपयोग करते हैं। हम अक्सर देखते हैं तिथियां घटती बढ़ती हैं, माह अधिक माह हो जाता है। इन सब चीज़ों की सही जानकारी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा भ्रम है। हम आज प्रयास करेंगे कि जो भारतीय काल गणना पद्धति है, जो वास्तव में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है और विश्व में सर्वश्रेष्ठ काल गणना पद्धति है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे वो है चंद्रमा की गति। चंद्रमा की गति के आधार पर हमारी तिथियों का निर्धारण होता है। उसके बाद हिंदी तिथि की समझ, हिंदी तिथि हमारी कैसे आगे बढ़ती है। सप्ताह की समझ या सप्ताह की अवधारणा क्या है, सप्ताह का नामकरण किस प्रकार से होता है। पृथ्वी की गति की समझ, जिससे हमारा वर्ष का निर्धारण होता है। माह का जो नामकरण है वो हमारे हिंदी माह के नामकरण किस आधार पर किए गए हैं। इसके बाद माह, अधिक माह, 6 माह, इसकी अवधारणा क्या है और वर्ष की अवधारणा क्या है। इन बिंदुओं को समाहित करते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमको काल गणना को समझना है तो कुछ बिंदुओं पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है जिन पर आधारित हमारी पूरी काल गणना है। हम देख रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा का घूमना। इसमें दो प्रकार की गतियां हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी प्रकार से चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। तो ये जो गतियां हैं ये हमारी काल गणना के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहती हैं। अगला है पृथ्वी की अपने अक्ष पर झुकाव। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, वो गणना के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा हम देखते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर प्रत्येक 4 मिनट में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे सूर्य और प्रत्येक तारा 4 मिनट में 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर गति करना शुरू करता है। इसका आशय क्या है कि पृथ्वी पूरा जो 24 घंटे में है वो 360 डिग्री घूमती है और हमारा जो 4 मिनट होगा उसमें 1 डिग्री इसकी गति हमको दृष्टिगोचर होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में लगभग 1 डिग्री या एक दिन में 1 डिग्री घूमती है। पूरा जो चक्र है वो 360 अंश का है। 360 घूमने में उसको 365 सही 1/4 दिन लगते हैं, तो इसलिए एक दिन में लगभग 1 डिग्री पृथ्वी की गति है। इसीलिए जो प्रत्येक तारा अगर हम किसी को देखेंगे तो आज हम देखेंगे तो अगर कल देखेंगे तो 4 मिनट जल्दी हमको उदय होता दिखाई देगा। तो इस प्रकार से अगर इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे तो हम काल गणना को बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। नक्षत्र मंडल चक्र, हम सभी लोग जानते हैं कि आकाश का जो 360 अंश का पूरा चक्र है वो हमारे मनीषियों ने बहुत चिंतन के बाद 27 भागों में बांटा है, जिनको हम 27 नक्षत्र बोलते हैं। वास्तव में ये नक्षत्र आकाश में माइलस्टोन का काम करते हैं। 360 का जो पूरा चक्र है उसको अगर हम बात करें तो जो नक्षत्रों की संख्या है वो हमारी 27 है। 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। एक नक्षत्र है वो हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का है और जो एक नक्षत्र का चरण होता है वो भी 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अश्विनी से शुरू करेंगे तो भरणी कृतिका से पूरा का पूरा अगर हम चक्कर पूरा करें 360 अंश का तो रेवती तक पूरे हमारे 27 नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये 27 ही क्यों लिए गए इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो चंद्रमा की हम गति देखें। नक्षत्र मंडल चक्र, नक्षत्र मंडल चक्र क्या है? चंद्रमा जिस नक्षत्र से गति करना शुरू करता है वापिस उसी नक्षत्र पर आने में उसको 27.3 दिन का समय लगता है। अगर घंटे में बात करें तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड में चंद्रमा वापिस उसी प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। तो ये एक नक्षत्र वास्तव में चंद्रमा की एक दिन की गति है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 27 दिन में जो 27 नक्षत्रों की पूरी चंद्रमा की गति है, इसीलिए नक्षत्रों की संख्या हमारी 27 है। अब हमको जानकारी है या हमने पहले बताया है कि पृथ्वी एक दिन में 1 डिग्री सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो 27 दिन में पृथ्वी कितने चक्कर लगाएगी? 27 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति देखना है तो वो जो चक्र होता है 29.5 दिन का होता है।
अगर हम एक अमावस्या से गणना करके द्वितीय अमावस्या की बात करें या एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की बात करें तो इसमें जो समय लगता है वो 29.5 दिन लगता है। इसी को हम एक चंद्रमास बोलते हैं। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.9 सेकंड में द्वितीय अमावस्या या पूर्णिमा की स्थिति हमारी बनती है। चंद्रमा प्रतिदिन औसत रूप से 50.5 मिनट देर से उदय होता है, लेकिन वास्तव में औसत है। अगर हम वैसे देखें तो 17 मिनट से लगा के 1 घंटे 16 मिनट तक इसका उदय के समय का अंतर होता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि हम चंद्रमा की क्रांति और उस स्थान का अक्षांश, मतलब क्या है, हम कहां से देख रहे हैं और उस दिन चंद्रमा की स्थिति क्या है। इस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हिंदी तिथि भारतीय कालगणना के अनुसार चंद्र भोगांश से सूर्य भोगांश में 12 अंश का अंतर हो जाने पर जो समय लगता है वो एक तिथि कहलाती है। अब 12 अंश क्यों लिया गया? माह हमारा 30 दिन का, 12 में अगर 30 का गुणा करें तो 360, पूरा चक्र हमारा 360 का, मतलब एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो एक दिन का जो स्पान आएगा, एक दिन का जो अंशात्मक दूरी आएगी वो आएगी 12 अंश। अब 12 अंश क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक दिन में 1 अंश चलती है और चंद्रमा का अंतर 12 अंश हो जाएगा तो 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब एक नक्षत्र जितनी गति होगी वो हमारी एक तिथि होगी। तो इस प्रकार से हमारा 12 अंश लिया हुआ है। इन दोनों ग्रहों के भोगांश में अंतर का बढ़ना ही तिथि को जन्म देता है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का भोगांश 0 होता है। हम सभी लोग जानते हैं चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। अमावस्या के दिन हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद सूर्य रहता है। तो जो चंद्रमा का चमकदार हिस्सा है वो सूर्य की ओर रहता है, हमारे पास अंधकार वाला हिस्सा रहता है, इसलिए हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे द्वितीया का चंद्रमा तो देखेंगे पश्चिम दिशा से सूर्य अस्त के थोड़ी देर हमको उदय होता हुआ दिखाई देगा और नीचे की ओर हमको चमकदार हिस्सा दिखाई देगा। मतलब 2 दिन में लगभग उसने 27 डिग्री की गति की तो वो हमको दिखाई देगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम देखेंगे तो आगे बढ़ता हुआ प्रत्येक दिन 12 डिग्री का अंतर होते होते पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा का भोगांश 180 अंश हो जाता है। ये स्थिति बहुत प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन हम देखेंगे कि जैसे ही पश्चिम में सूर्य अस्त होगा, पूर्व में हमारे चंद्रमा का उदय हो जाएगा और पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, क्योंकि वो हमारे सूर्य से पृथ्वी के एकदम विपरीत स्थिति में है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा का भोगांश 180 अंश होता है। तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो पक्ष है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। और हम इसको चंद्रमा को देख के पता लगा सकते हैं कि अगर सूर्य अस्त होते ही चंद्रमा अगर हमको आकाश में दिखाई देता है तो वो शुक्ल पक्ष है। और अगर हम उसका कोण देख लें तो प्रत्येक दिन का अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से अगर हम उसको गणना करेंगे तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि आज चंद्रमा कहाँ है तो कौन सी तिथि होना चाहिए। कलाओं से भी इसका अंदाज हमारा लगता है। फिर जैसे ही पूर्णिमा होती है उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा चूंकि अब पीछे की ओर जाता है तो हम देखेंगे कि उसका जो उदय का समय है वो धीरे धीरे सूर्य अस्त के बाद थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ता जाता है। और सभी लोग जो चतुर्थी का व्रत करते हैं वो चंद्रमा को देख के ही उपवास खोला जाता है। तो हम देखते हैं कि चतुर्थी का चंद्रमा है वो थोड़ा सा देर से उदय होता है। तो अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ और पूर्णिमा के दिन 180 अंश में इसका अंतर होता है। तिथि की गणना के लिए जो सूत्र का उपयोग करते हैं वो चंद्र भोगांश माइनस सूर्य भोगांश, इसमें 12 का अगर भाग दे देंगे तो हमारी तिथि आ जाती है। अब हिंदी तिथि 12 डिग्री बताया हुआ है, लेकिन वास्तव में हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, जिस कक्षा में परिक्रमा करता है, वो वृत्ताकार ना होके दीर्घवृत्ताकार है। तो दीर्घवृत्ताकार होने से जो उसकी गति है वो एक समान नहीं रहती है। तो जिस कारण क्या होता है, चंद्रमा 11 डिग्री से लगा के 15.5 डिग्री तक एक दिन मतलब 24 घंटे में गति करता है। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिससे
उसकी दैनिक गति एक समान ना होकर एक दिन में 11 अंश से लगा के 15.5 अंश तक होती है। चंद्रमा 11 अंश गति की स्थिति में तिथि 24 घंटे से बड़ी होगी, और जब चंद्रमा 15 अंश गति करेगा तो तिथि 24 घंटे से छोटी होती है, जिससे चूंकि चंद्रमा जिस समय में सूर्य और चंद्रमा का अंतर 12 अंश हो जाएगा तो हम तिथि को बदल देंगे, तो इसलिए हम देखते हैं कि तिथि कभी छोटी और कभी बड़ी होती है। और इसका कारण क्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी ग्रह गति का है वो केप्लर्स नियम का पालन होता है। हम देखते हैं कि जब चंद्रमा यहाँ पृथ्वी के पास आ रहा है तो इसकी गति हम देख रहे हैं कि इसकी गति हमारी तेज है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर है तो इसकी गति हमारी धीमी है। जो निश्चित समय में जो एरिया कवर होता है वो कांस्टेंट होता है, इस कारण जो चंद्रमा की गति है वो 24 घंटे से कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। उसी को दूसरे चित्र में भी बताया गया है। अब कई बार हमने देखा है कि तिथि क्षय हो गई या तिथि बढ़ गई, तो उसका कारण क्या है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है पूरे दिन उसी तिथि को माना जाता है। अब स्थिति क्या होती है कि कभी सूर्य उदय के कुछ समय तक एक तिथि रहती है और फिर दूसरी तिथि प्रारंभ हो जाती है, और यह तिथि अगले सूर्य उदय के पहले समाप्त हो जाती है। तो इस तिथि को क्या बोलेंगे, क्षय तिथि बोलते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम देखें 27 फरवरी 2025 को जो अमावस्या तिथि थी वो प्रारंभ हुई प्रातः 8:55 पर, और उज्जैन में जो सूर्योदय हुआ 6:51 पर। इसका मतलब क्या है, सूर्योदय के समय कौन सी तिथि थी, चतुर्दशी तिथि थी। तो हमने पूरे दिन चतुर्दशी तिथि मानी, क्योंकि जो अमावस्या प्रारंभ का समय है वो 8:55 है और सूर्योदय हमारा 6:51 पे हो गया। लेकिन अब अगले दिन देखें 28 फरवरी को क्या हुआ, जो अमावस्या तिथि है वो 6:14 पर समाप्त हो गई और सूर्योदय हुआ 6:50 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 28 तारीख का सूर्योदय हुआ वो किस तिथि में हुआ, अमावस्या तिथि में नहीं होगा। कौन सी तिथि में, प्रथमा तिथि में होगा। तो अब 28 तारीख को तिथि कौन सी हो गई, प्रथमा तिथि। 27 तारीख को चतुर्दशी तिथि थी और 28 तारीख को प्रथमा तिथि हो गई। तो अमावस्या तिथि कहां हुई, तो बोलते हैं कि अमावस्या तिथि का क्षय हो गया। लेकिन वास्तव में अमावस्या तिथि प्रातः 8:55 से अगले दिन 6:14 तक रही है। लेकिन हमारी मान्यता चूंकि सूर्योदय के समय की है तो इस कारण हम बोलते हैं कि इस तिथि का क्षय हो गया। यहां हम अंतर भी देखेंगे कि 8:55 पे तिथि प्रारंभ हुई, और अगर 24 घंटे में गति होना चाहिए तो 8:55 पे अमावस्या को समाप्त होना चाहिए। लेकिन समाप्त कब हो रही है, 6:14। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के पास है, पास होने के कारण उसकी गति तेज है, जिस कारण लगभग 2.25 घंटे पहले ही वह 12 अंश का जो अंतर है वो प्राप्त कर ले रहा है, इसलिए हमको तिथि बदलना रहती है। अगली तिथि देखें, अधिक तिथि। इसका उल्टा कि कई बार ये स्थिति होती है कि सूर्योदय के कुछ समय पहले एक तिथि प्रारंभ होती है तथा अगले सूर्योदय के कुछ समय बाद वह तिथि समाप्त होती है। तो 2 सूर्योदय एक तिथि में होते हैं, जिस कारण उसको अधिक तिथि कहते हैं। एक उदाहरण देखें, 13 अप्रैल 2025 में प्रथमा तिथि प्रारंभ कब हुई, प्रातः 5:52 पे, और उज्जैन में सूर्योदय हुआ 6:09 पे। इसका मतलब क्या हुआ, 6:09 के पहले ही 5:52 पे हमारी प्रथमा तिथि प्रारंभ हो गई। तो सूर्योदय हमारा प्रथमा तिथि में हुआ तो 13 तारीख को हमने प्रथमा तिथि मानी। लेकिन अब 14 तारीख को देखें, 14 अप्रैल 2025 को क्या हुआ, प्रथमा तिथि समाप्त कब हुई, 8:25 पर, और सूर्योदय कब हुआ, 6:08। इसका मतलब क्या हुआ, 6:08 से 8:25, लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय तक प्रथमा तिथि सूर्योदय तक रही है। मतलब दूसरा सूर्योदय भी किस तिथि में हुआ, प्रथमा तिथि। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13 तारीख और 14 तारीख दोनों सूर्योदय किस तिथि में हुए, प्रथमा तिथि में। तो हम
दोनों दिन प्रथमा तिथि मानते हैं। और यहां हम देखें कि अगर 5:52 है तो अगला जो अंतर होना चाहिए वो 5:52 पे हो जाना चाहिए, लेकिन 8:25 पे हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर होने के कारण सूर्य और चंद्रमा का जो अंतर 24 घंटे में 12 अंश का होना चाहिए, वो 24 घंटे से बड़ी स्थिति में हो रहा है, जिस कारण हमारी तिथि 24 घंटे से बड़ी हो रही है। लेकिन यहां कुछ चीजें हैं, और कई बार हम देखते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखते हैं कि तिथि हम किस दिन मनाएं। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में कौन से दिन कौन सी तिथि को ग्रहण करना है, वो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम कौन से दिन कौन सी तिथि को ग्रहण करेंगे। वो निर्भर करता है कि हमारा जो धार्मिक अनुष्ठान है वो किस प्रकार का है। जैसे अगर हम पितृपक्ष की बात करें तो पितृपक्ष में जो हमारा धार्मिक अनुष्ठान होता है वो दोपहर में 12 बजे होता है। तो हम देख लेते हैं कि 12 बजे के समय जिस तिथि में हमको अनुष्ठान करना है, क्योंकि हमारे पूर्वज जिस तिथि में उनका देहावसान होता है हम उसी तिथि में उनका जो पितृ पक्ष के जो कार्यक्रम होते हैं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 12 बजे के आसपास जो तिथि होती है हम उसको मान लेते हैं। कुछ जैसे दीपावली का पूजन है, अगर हम रात के समय करते हैं तो रात के समय अमावस्या होती है तो मानते हैं। तो शास्त्रीय मान्यता बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित है। कई बार शास्त्रीय व्याख्या सही प्रकार से ना हो पाने के कारण हमको कुछ ये लगता है कि एक तिथि कब मनाई जाना है, लेकिन बहुत स्पष्ट है, शास्त्रीय व्याख्या में त्रुटि के कारण कुछ परेशानी होती है। गणना की दृष्टि से जो हमारा तिथि की अवधारणा है वो बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित है। अब सप्ताह की अवधारणा देखें। सप्ताह का नामकरण किस प्रकार से होता है, तो इसको हम देखेंगे कि पृथ्वी के उत्तरोत्तर दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम निर्धारित किया गया है और एक एक घंटे के अधिपति, ठीक है, या होरा के अधिपति एक एक ग्रह को माना गया है। और 24 घंटे जैसे ही पूरा होते हैं तो अगले दिन का अधिपति जो होता है उसके नाम से हम सप्ताह का नाम रखते हैं। यहां थोड़ा हम क्रम देखेंगे। पृथ्वी के सबसे पास चंद्रमा है तो सबसे पहले हमने चंद्रमा लिया है, उसके बाद फिर बुध शुक्र, जहां पृथ्वी है वहां सूर्य है, फिर मंगल है, बृहस्पति और शनि है। अब सबसे पहला होरा सूर्य का लिया, क्योंकि ये माना गया कि षष्ठी जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले सूर्य बना होगा, तो पहला होरा सूर्य का हुआ। अब गिनती करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 घंटे पूरे हो गए। 24 घंटे के बाद अगला जो घंटा शुरू होता है तो हमारा कहाँ, सोमवार का दिन आता है। तो रविवार के बाद अगला दिन हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। इसके बाद हम फिर शुरू करते हैं, 2 से लगा के पूरा 8 हुआ, फिर 9 से लगा के 15 हुआ, फिर हम 16 से लगा के हमारा 22 हुआ, 23 24 के बाद जो अगला हुआ वो हमारा मंगल का हुआ। तो सोमवार के बाद जो अगला दिन हमारा होगा वो मंगलवार होगा। इसी प्रकार से अगर हम क्रम देखते चले जाएं तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, मतलब जो हमारे सप्ताह का नामकरण है वो भी बहुत स्पष्ट रूप से ग्रहों के क्रम के आधार पर है और एक एक घंटे के अधिपति एक एक ग्रह को मान के अगले दिन का 24 घंटे बाद जो अधिपति आएगा उसके नाम के आधार पर ही हमारा सप्ताह के दिन का नाम निर्धारित होता है। अब माह का नामकरण देखें तो सूर्य सिद्धांत में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नक्षत्र के नाम पर ही हमारे माह के नाम हैं, अर्थात पूर्णिमा के अंत में चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उसी के नाम पर माह का नाम है। हम देखते हैं ये नक्षत्र मंडल पूरा चक्र है जो आपने पहले भी देखा था, रेड से मैंने कर रखा है कि किस किस के नाम पर होगा। तो जैसे अश्विनी के ने अश्विनी माह होगा, कृतिका नक्षत्र के नाम पर कार्तिक माह होगा, मृगशीर्ष के नाम पर मार्गशीर्ष होगा। इस प्रकार से पूरे के पूरे जितने जो हमारे माह के नाम हैं वो हमारे नक्षत्रों के नाम के आधार पर हैं। और यहां स्पष्ट जो लाल से हमने बना रखा है, यहां से यहां तक अगर कहीं पूर्णिमा होगी तो उस माह का नाम अश्विनी होगा। अगर इस नक्षत्र स्पान में 2 पूर्णिमा होंगी तो 2 माह का नाम वही होगा।
और अगर कोई पूर्णिमा नहीं होगी तो माह का नाम कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत स्पष्ट परिभाषित है कि यहां से यहां तक या यहां जहां भी देखेंगे भरणी से कृतिका के बीच में अगर कहीं भी पूर्णिमा होगी तो कार्तिक मास होगा। तो अधिक माह कौन सा होगा या 6 माह, तो ये पूरा तरीके से निर्धारित होता है कि इस नक्षत्र में पूर्णिमा की स्थिति में चंद्रमा रहेगा तो उस माह का नाम हम वही रखेंगे। वर्ष की अवधारणा, चंद्रवर्ष और सौर वर्ष की अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले हमको पृथ्वी की गति को समझना होगा। घूर्णन गति, पृथ्वी अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और एक घूर्णन में उसको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। लेकिन परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर घूमती है वो गति है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 घंटे में 24 लाख किलोमीटर से ज्यादा सूर्य के चारों ओर घूम जाती है और तब हमको पता लगता है कि उसकी गति कितनी हुई, 1 डिग्री गति हुई। और ये जो पूरा एक चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगा लेती है उसमें 365.2422 माध्य सौर दिन या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.7 सेकंड लगते हैं। तो सौर वर्ष क्या होगा, पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर जितने समय में लगाती है वो हमारा सौर वर्ष कहलाता है। 12 पूर्ण चंद्रमास का चंद्रवर्ष, और चंद्रवर्ष क्या होगा, चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्कर जितने समय में लगाएगा वो 12 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो वो हमारा चंद्रवर्ष कहलाता है। अब यहां देखें, चंद्रमा जो एक माह की गति या एक अमावस्या पूर्णिमा की स्थिति है वो है 29.5 दिन का और 12 पूरे माह का हमने एक चंद्रवर्ष माना है। तो इसको अगर हम 12 से गुणा कर दें तो 354.367055 माध्य सौर दिन आता है या 354 दिन 8 घंटे 48 मिनट और 33.6 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सौर वर्ष देखें तो 365.24 दिन का है, लेकिन चंद्रवर्ष क्या होता है 354.36 दिन का होता है। इसका मतलब यह है कि एक सौर वर्ष में 12.36827 चंद्रमास होते हैं, मतलब 12 पूरे माह ना होके 10 दिन के आसपास का अंतर पड़ता है। तो इसकी अगर हम गणना देखें तो सौर वर्ष हमारा 365.2422 दिन का और चंद्रवर्ष 354.367055। इन दोनों का अंतर लें तो 10.8754145 मध्य सौर दिन। मतलब सौर वर्ष और चंद्रवर्ष में जो अंतर है वो लगभग 11 दिन का है। एक इस प्रकार सौर वर्ष और चंद्रवर्ष में लगभग 11 दिन का अंतर होता है। इसका मतलब ये कहें कि हमारा जो सौर वर्ष है वो चंद्रवर्ष से 11 दिन बड़ा होता है और हर 3 साल में ये 11 दिन बढ़ बढ़ के एक पूरा माह हम अधिक माह के रूप में लेते हैं। तो चंद्रमा और पृथ्वी के भगण मतलब घूमने की गति को सामंजस्य बिठाने के लिए और ऋतुओं और महीनों का अलगाव ना हो उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक माह की कल्पना की गई। अधिक माह केवल भारतीय संस्कृति में है और कहीं नहीं है। अगर हम केवल चंद्रमा का के हिसाब से कैलेंडर का उपयोग करेंगे जिसको लूनर कैलेंडर बोलते हैं तो हम देखेंगे कि कोई भी जो त्यौहार है वो हर साल 10-10 दिन पीछे चला जाता है। हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो ना तो सोलर है ना लूनर है, केवल वो वर्ष का तो उपयोग करता है 365 सही 1/4 दिन का, लेकिन अगर हम माह का देखें तो माह पृथ्वी की गति के आधार पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे जो मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, वो बहुत ज़्यादा समझदार थे, स्मार्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, चंद्र और सौर वर्ष को सामंजस्य बिठाने के लिए जो हमारे 11 दिन का लगभग समय बढ़ता है तो हर तीसरे साल वो एक अधिक मास के रूप में उससे सामंजस्य कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो त्योहार हैं वो लगभग उसी समय आते हैं, उसी मौसम में आते हैं। तो प्रत्येक 32 माह 11 दिन 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक माह का अंतर हो जाता है। ये माह कौन सा होगा, वही पहले कि जिस नक्षत्र में
हमारी 2 पूर्णमाह होंगी, वही अधिक माह हमारा होगा। तो बहुत स्पष्ट गणना है, बहुत स्पष्ट उसका परिभाषीकरण है। अधिक माह है बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विनी कुंवर माह अधिक मास हो सकते हैं। ठीक है, जिस चंद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसे अधिक मास बोलते हैं, या 2 पूर्णमाह होती है, एक ही चीज है। 2023 में 17 अगस्त से 15 सितंबर तक श्रावण माह हमारा अधिक मास था। 6 माह क्या होता है, जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांति का समावेश हो जाए तो अगला माह होगा वो 6 माह कहलाएगा। ये कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष माहों में ही कोई होता है, लेकिन जब 6 माह होगा तो अधिक माह अनिवार्य रूप से जरूर होगा। ये 19 वर्ष और 141 वर्ष बाद पड़ता है, तो इसलिए बहुत कम हमको ये स्थिति दृष्टिगोचर होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो तिथि की अवधारणा हमारी बहुत स्पष्ट है कि जब सूर्य और चंद्रमा का 12 डिग्री का अंतर हो जाएगा तो हमारी एक तिथि हो जाएगी। अगर हमारा माह की अवधारणा है तो जो पूरा पृथ्वी का एक चक्कर में एक माह है, 12 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो 12 माह होगा। और हर तीसरे साल अधिक मास के रूप में, मतलब अगर हम देखें वास्तव में 3 माह में 36 चंद्रमा की पृथ्वी के चक्कर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में 37 होके उसकी पूरी कल्पना की गई है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा जो भारतीय कालगणना है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है, एकदम गति के आधार पर है। और ये केवल यही नहीं, हमारे जो मनीषी थे उन्होंने बहुत चिंतन, बहुत अवलोकन और बारीक गणना की, उसके आधार पर हमारी जो कालगणना है, हमारा जो कैलेंडर सिस्टम है उसका निर्माण किया। और केवल यही नहीं, उसको सहज व्यवहार में भी लाने का पूर्ण प्रयास किया। तो एक प्रयास था कि हमारी जो भारतीय कालगणना है उसकी हम स्पष्ट वैज्ञानिक स्थिति गणितीय आधार पर समझ सकें। मुझे विश्वास है कि शायद आपको ये स्थिति समझ में आई होगी। हम अधिक तिथि अधिक माह की अवधारणा को स्पष्ट रूप से भी समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।